प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलना आंसर को। पहला नंबर सवाल कह रहा है क्या पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, यानी कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज कितना होगा। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे हमारे साथ प्रश्नों को याद करते चलिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है बच्चा पार्टी। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है क्या एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। आपसे पूछा गया है कि परावैद्युतता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी। तो सभी बच्चे को पता है कि सर एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो फैराड पर मीटर होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमारा एक फॉर्मूला भी निकलता है, कौन सा होता है, एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होता है, वो हमारा होता है क्यू बटा में ई इंटू ए होता है। अगर यहां से हम निकालते हैं तो चार्ज का हमारा क्या होता है, कूलम होता है, और बटा में देखो विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन प्रति कूलम होगा, और गुना में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर करते हैं यानी कि हम लिखेंगे क्यू कूलम बटा में क्या होगा, इस कूलम को ऊपर में ले जाएंगे तो कूलम हो जाएगा बटा में एन गुना एम स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसको हम निकालते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है बच्चा पार्टी, सी गुना सी बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा बटा में क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना को याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में और ये तो मात्रक है ही। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब दूसरा तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। बताओ ना बच्चा पार्टी, कितना बार पूछा गया ये प्रश्न है आपके एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E बराबर क्या होता है, F बटा में Q होता है। फोर्स का हमारा न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम हो जाता है, यही तो पूछा गया है। देख लो ना किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है बच्चा पार्टी। इस प्रश्नों को जरूर याद रखोगे, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ओके चलिए फोर्थ नंबर सवाल है, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद कर लो। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको छोड़ो भाई, अब से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है इसको मात्र ज्वाइन कर लो, देखना फिर एग्जाम में कैसा मार्क्स आता है। देखो फोर्थ नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। बताओ जी विद्युत फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है। ये भी प्रश्न हमने कई बार बता चुका है कि बच्चा पार्टी क्या होता है, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाइ के द्वारा डिनोट करते हैं, और फाइ बराबर हमारा क्या होता है, ई इंटू क्या होता है, ए होता है, यही तो होता है, सभी बच्चे को पता है। अगर यहां से निकालते हो तो हमारा निकल के आता है ई क्या है, विद्युत क्षेत्र जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, गुना में क्या एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो हमारा बचा क्या, वोल्ट इंटू मीटर बचा, और यही हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है, सभी बच्चे इसको याद रखोगे। ओके चलिए, और बच्चा पार्टी बोलेंगे सर विद्युत क्षेत्र का तो एक और होता है न्यूटन प्रति कूलम, अगर यहां से निकालते हो तो गुना में मीटर स्क्वायर इसका भी कर दो और ये भी मात्रक हो जाएगा इसका, यानी कि वोल्ट मीटर और न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर जो होता है, ये दोनों जो मात्रक है ये विद्युत फ्लक्स का ही मात्रक है, दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है बच्चा पार्टी। फिफ्थ नंबर सवाल कर रहा है आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। एक होता है हमारा आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। देखो आवेश का रैखिक घनत्व जो है जिसे हम लोग लेमदा के दौरान डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। देखो हमारा डिफिनेशन से ही फॉर्मूला निकल जाता है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। और यहां से निकालते हैं तो क्यू बटा में क्या होगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा। तो देख लो ना कूलम मीटर कौन सा होगा, कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल ही सही आंसर है बच्चा पार्टी। अगर क्लास समझ आ रहा हो तो सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करते चलोगे। ओके चलिए 6 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो क्षेत्र की शक्ति की भी, दिशा की भी और
आप इसकी प्रकृति की भी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा इन सारी चीजों की जो है जानकारी प्राप्त होती है किससे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि कूलम्ब बल कैसा बल है, तो ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल दोनों है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। याद रखोगे कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है। सभी बच्चे लगाएंगे विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो आपको हमने बताया है कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, और V बराबर हमारा फॉर्मूला निकल के आता है W/Q, और यही हमसे पूछा गया। देख लो W/Q ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर इसका मात्रक निकालते हैं तो वाट का जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है, यानी कि अगर पूछे 1 वोल्ट बराबर क्या होगा तो 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। इसको लिख लो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चा पार्टी। ये रहा 9 नंबर सवाल है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है, बताओ। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर जो होता है बच्चा पार्टी, वो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता, यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा बच्चों, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल हमारे सामने है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक हमारा फैराड निकल के आता है। और अगर बच्चा पार्टी आपसे पूछे 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 फैराड बराबर अगर आपसे पूछे क्या होता है तो क्या लगाओगे, तो हमने पढ़ा है कि धारिता को C के द्वारा डिनोट करते हैं और C बराबर क्या होता है, Q बटा में V होता है। अगर यहां से निकालते हैं तो चार्ज का हमारा क्या होगा, कूलम हो जाएगा, और वोल्ट है तो वोल्ट लिख दो। अब यहां से अगर निकालते हो तो 1 फैराड बराबर क्या होगा, 1 कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। इसको भी याद रखना, इसको भी और याद रख लो। उसके बाद तो आपको ये याद है ये कि सर फैराड होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। जिसको भी मैं घेरते जा रहा हूं उसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने दिमाग में सेट करते चलना बच्चा पार्टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। 11 नंबर सवाल कर है क्या, आपके सामने है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन सा है, वो हमारा विभवांतर है। सही जवाब सी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सही जवाब। याद रखोगे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बताओ 12 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। क्या कह रहा है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। किसमें जोड़ना पड़ेगा ये बताना है आप लोगों को। इन्हें जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा। 13 नंबर सवाल हमारे सामने है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो ये सीधे रूप से बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए, और जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूं भाई सबको याद रखना, ऐसा नहीं है कि किसी किसी को याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल कह रहा है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक अधिक होता है किससे। किसी भी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक जो होता है वो सबसे जो अधिक होता है वो 1 से अधिक होता है। कितना से बच्चा पार्टी, 1 से अधिक होता है। याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। 15 नंबर सवाल कह रहा, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, बताओ। परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो बताना है आप लोगों को कि कितना होता है। वो हमारा जो होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। सही जवाब कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा। सभी बच्चे को याद रखना है, परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। याद रहेगा। चलो 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बताओ। 16 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, बताओ जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा होगा। आप बताओगे सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है जिसे हम लोग P के द्वारा डिनोट करते हैं, और P बराबर Q इंटू L फॉर्मूला निकल के आता है। देखो चार्ज का हमारा कूलम होता है और लंबाई का मीटर होता है, यानी कि अगर पूछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कूलम इंटू मीटर लगा के चले आना। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा भाई, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसको जरूर याद रखोगे। और वैसे भी आपको पता है कि सर विद्युत विभव का जो होता है वो वोल्ट होता है, और
और विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। और ये आवेश के पृष्ठ घनत्व का हमने बताया था, क्या बताया था बच्चा पार्टी, कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है, यही बताया था हमने, बस इसको भी याद रख लो, भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 17 नंबर सवाल कर क्या, 1 ओम बराबर कितना किसका होता है, बताओ। पहले तो बच्चा पार्टी आपको पता होगा ओम जो है ये किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। और प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, आर बराबर भी बटा में आई होता है। यहां से इतना क्लियर है बच्चा पार्टी, इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। देखो आई क्या है, हमारा धारा है और ये विभवांतर है, तो हम लिखेंगे भी को भी ही लिखेंगे और आई को हम एम्पियर लिख सकते हैं। यानी कि हम कहेंगे 1 ओम बराबर क्या होगा, 1 भी ए इनवर्स हो जाएगा। ये क्या है, ये 1 ओम बराबर होता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल आपके सामने है, किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है। किरचॉफ का जो बिंदु नियम है, जिसे हम लोग पहला नियम कहते हैं, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा नियम जो होता है वो क्या, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों को याद रखना बच्चा पार्टी। 18 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 19 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न, बताओ कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नारंगी रंग का मान कितना होता है। नारंगी के लिए पूछा गया बच्चा पार्टी, घबराना नहीं है, हमने ट्रिक भी बता चुका है। क्या बताया था, बीबी रोय जीबी, बस इतना को लिखो, बीबी रोय जीबी, यानी कि बीबी किसके लिए रो रही है, जीबी के लिए। यहां से मान बैठा दो, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 और 6 हो गया। किसके लिए पूछा गया है, ऑरेंज के लिए 3 होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। और नारंगी के लिए पूछा गया, ऑरेंज मतलब नारंगी ही होता है भाई, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है 20 नंबर सवाल, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। वही वाला बात आ गया, लो जी आपके सामने आ चुका है। देखो रेड के लिए क्या है, 2 है, तो लगाओ ना, 2 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। रेड के लिए किस में है, 2 है, लगाओ, करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो फिर 21 नंबर सवाल को देखते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है बच्चा पार्टी, लेकिन याद जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 21 नंबर सवाल कर रहा है क्या, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। कैसी होती है बच्चों, अपसरित होती है। अगर आप लोग 21 का सी लगा रहे हो तो बिल्कुल ही सही लगा रहे हो, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 22 नंबर सवाल कर रहा है क्या, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। बताओ जी, किलोवाट घंटा जो मात्रक है ये ऊर्जा का मात्रक है। सबको पता है कि सर ऊर्जा का ही मात्रक है, तो 22 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 23 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 23 नंबर सवाल का रहा, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बड़ा ही आसान सा है, क्योंकि समेशन आई बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि 0 होता है, और यही हमसे पूछा गया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा, जो कि किरचॉफ का पहला नियम है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल का रहा क्या, 24 नंबर सवाल का रहा क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च और निम्न प्रतिरोध को मापने में। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है, उच्च एवं अल्प प्रतिरोधों को मापने में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल का रहा क्या, देखो विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु जो प्राप्त होता है वो कहाँ होता है, वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। किस पर बच्चों, अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। 25 का बी को लगाओगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलना बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के ऐसा इकाई क्या होते हैं। देखो यहाँ पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की, और फ्लक्स को हम लोग फाई के द्वारा डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी, और फाई बराबर बी इंटू ए फॉर्मूला है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जिसका की मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लगाएंगे। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया तारों के शहर में, बचा कौन सा, वेबर बचा, यही तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है, लगा लो। 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रहेगा बच्चा पार्टी। वैसे ये चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक है, और ये हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का मात्रक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और ये जूल सेकंड किसका है, प्लांक कांस्टेंट का है, ये भी आप लोग याद
रख लो। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर सवाल है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो ये विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। 27 का सही जवाब सी हो जाएगा, याद रहेगा। चलो 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल कह रहा है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम होता है? लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करना है तो कौन सा नियम यूज होगा बच्चा पार्टी बताओ। वो नियम होता है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 29 नंबर सवाल है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? देखो बच्चा पार्टी हमने बता चुका है। अगर आपके सामने आए कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है तो बहुत कम होता है। अगर पूछे आदर्श एमीटर का कैसा होता है तो शून्य होता है। और अगर पूछे आदर्श वोल्ट मीटर का तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। राइट आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? चालक पदार्थों के लिए पूछा गया बच्चा पार्टी, तो अब बहुत अधिक होता है। चालक के लिए बहुत अधिक होता है, याद रखोगे आप लोग। और पूछे कुचालक यानी अचालक के लिए पूछे तो वो नगण्य मतलब कम होता है। ओके चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 31 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किया गया है ये ऑस्ट्रेड साहब के द्वारा किया गया है। 31 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चा पार्टी, देखो 31 नंबर सवाल कर रहा है, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होगी? सभी बच्चे लगा दो चैट सेक्शन में आंसर बच्चा पार्टी। प्लांक नियतांक का जो विमा होता है वो क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर ई बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एच न्यू होता है। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। हमें निकालना क्या है? एच को निकालना है, तो एच बराबर क्या होगा? ई बटा में भी हो जाएगा। ई क्या है? ऊर्जा का मात्रक, और भी क्या है? आवृत्ति का मात्रक निकालेंगे। देखो ई का जो होता है वो होता है ml2 होता है और टी इनवर्स 2 होता है। और देखो v का क्या होता है आपको बताना है कि आवृत्ति का क्या होता है? टाइम इनवर्स होता है। तो यहां से अगर टाइम इनवर्स को ऊपर ले गए तो एक उसमें से घट जाएगा, यानी कि बचेगा हमारे पास ml2 और टी इनवर्स 1 बचेगा। और यही हमसे पूछा गया, देखो किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड, ये याद रखोगे आप लोग। ओके इतना को जरूर याद रखना बच्चा पार्टी, बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि। सदिश राशि कहां दिया गया बच्चा पार्टी? ए में दिया गया है, सदिश राशि है, याद रखिएगा। किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो सदिश राशि है, जरूर याद रखोगे। और अगर आपसे पूछे इसका फॉर्मूला तो बड़ा ही आसान है। क्या होता है? जिसे हम लोग म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है? आई गुना ए होता है। धारा का हमारा एम्पियर है और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा क्या होता है तो आप लगाओगे सर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसको जरूर याद रखना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है। 34 नंबर सवाल, बताओ। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? बताओ। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए जो है बच्चा पार्टी वो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाना पड़ता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता को बढ़ाई जा सकती है। ओके चलिए 35 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 35 नंबर सवाल है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो, और अगर पूछता वोल्ट मीटर को किस में तो समांतर क्रम में जोड़ते। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर कितना होता है? शून्य होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कालांतर होता है वो 0 होता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 37 नंबर सवाल है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। कहां है बच्चा पार्टी? हेनरी नहीं दिख रहा है तो इनमें से कोई नहीं, लगा लो ना भाई, कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि भाई वोल्ट लगा देते सही तो होगा ही, ऐसा मत करना भाई। एकदम अगर अच्छे से याद हो, आप लोग आइडियल स्टूडेंट हो, समझदार हो, तो इसीलिए याद रखना। क्योंकि भाई स्वप्रेरकत्व का जो मात्रा, स्वप्रेरकत्व जो मात्रक है ये हेनरी का मात्रक होता है, जिसमें कि 1 हेनरी बराबर
क्या होता है, 10⁻³ मिली हेनरी होता है। ये भी लिख लो, ये भी आता है एग्जाम में और पूछे स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, क्योंकि वोल्ट विद्युत विभव का है, ओम प्रतिरोध का है और एम्पियर धारा का है, तो ये सब नहीं होगा। याद रखिएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 38 नंबर सवाल है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है किसमें, एसी परिपथ है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें जो व्यय होती है शक्ति वो प्रतिरोध में होती है, किसमें, प्रतिरोध में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल है आपके सामने। 39 नंबर सवाल है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वो है वोल्टेज। कौन सा है बच्चा पार्टी, वोल्टेज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 40 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 40 नंबर सवाल कर रहा है क्या, सबसे अधिक आवृत्ति होती है किसकी, सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो गामा किरणों की होती है। किसका बच्चा पार्टी, गामा किरणों की। और इसको भूलना नहीं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, तो वो याद रखिएगा अवरक्त किरणों की, ये भी याद रख लो आप लोग। चलिए 41 नंबर सवाल है आपके सामने। 41 नंबर सवाल कह रहा क्या, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग हैं, कौन से हैं भाई। इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, कौन सा होता है, VIB GYOR होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, VIB GYOR होता है। इतना को याद रख लो। देख लो इसमें कौन सा बढ़ते क्रम में आपको दिख रहा है, इधर से इधर की ओर जाना चाहिए। देखो पहला हमारा है लाल, तो लाल हमारा लास्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। पीला लाल नीला, देखो पीला हमारा यहाँ है, देखो पीला कहाँ, यहाँ है, और लाल फिर नीला इधर आ गया, तो मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब नीला लाल पीला, नीला कौन सा है, नीला है, लाल है, फिर पीला इधर घुस गया, मतलब ये भी गलत है। देखो अब नीला है, पीला है, लाल है, नीला है, नीला देखो यहाँ नीला है, उसके बाद पीला है और लाल है, मतलब इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो नीला पीला लाल को लगा रहे हो, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी। ओके। और अगर पूछे सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, बैगनी का, सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। ये भी आपको याद रखना बच्चों, क्योंकि ये भी बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ओके। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर सवाल कह रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य होता है वो लाल का होता है। जस्ट हमने बताया कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर पूछे सबसे कम किसका होता है बच्चा पार्टी, बैगनी का होता है। ये भी आपको दिमाग में सेट कर लेना अभी ही। ओके। चलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना इस बात पे एक बार बच्चा पार्टी। चलो फिर 43 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल कह रहा है, क्या प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है मेरे भाई बताओ, वो प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन को। सही जवाब भी हो जाएगा। ओके। चलिए 44 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 44 नंबर सवाल है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वो हमारा उत्तल है। कौन सा है बच्चा पार्टी, उत्तल दर्पण है। और अगर वस्तु से बड़ा बनता तो हम मान लेते कि वो हमारा कौन सा होता, अवतल हो जाता। ये भी आपको याद रखना है। चलो फिर 45 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है कि 2.42 किसका अपूर्णांक है। हमने बताया है कि हीरा का अपूर्णांक जो होता है वो करीब क्या होता है, 2.42 होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि हीरा का अपूर्णांक सभी पदार्थों के अपूर्णांक से अधिक होता है बच्चा पार्टी। और हमने बताया सबसे कम जो होता है वो वायु का होता है। कितना होता है, 1.0003 होता है, ये वायु का है। और ये क्या है, हीरा का है बच्चों। दोनों को याद रखोगे आप लोगों के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल आपके सामने है। 46 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक भी होता है और उल्टा भी होता है, याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल जो है हमारे सामने प्रश्न है और कह रहा है क्या, देखो कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह क्या हो जाता है। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अपसारी। और कहेंगे कि हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, लगाते चलो चैट सेक्शन में आंसर और सभी प्रश्नों को याद करते चलो। देखो क्या कह रहा है। 48 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ क्या कह रहा है। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने वाला जो होता है वो वेग और तरंगदैर्ध्य है। कौन सा है, वेग भी है और तरंगदैर्ध्य भी है। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन बच्चा पार्टी मैं बता दूं,
अगर आप कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हो तो कम से कम भाई ऑप्टिक्स को जरूर पढ़ लेना, हर हाल में पढ़ लेना। यहां से हर एक बार कम से कम बताए ना भाई, अभी तो 2 गुना क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 2 गुना है, और 2 गुना चल रहा है। हर एक बार 23 नंबर का ऑप्टिक्स से पूछता है, तो गुना में 2 कर दो, कितना हुआ 46 नंबर, ये इसी से आ जाएगा भाई। इसलिए ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चाहते हो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाए तो मैं गाइड करूंगा कि ऑप्टिक्स को पढ़ लो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ लो अच्छे से, तो आपका फिजिक्स का काम तमाम हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है भाई, बस अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल। वैसे भी अब जो है हमारा क्रैश कोर्स चालू हो चुका ना भाई, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सभी को देखेंगे, इसलिए जुड़ जाओ हमारे साथ। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री क्लास देते हैं। डेली क्लास का टाइम हमारा क्या है, शाम के 7 बजे और शाम के हमारा 8 बजे होता है। दोनों क्लास को ज्वाइन करो, फिर देखो कितना मजा आता है क्लास में। चलो फिर 49 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है देखो, 49 नंबर सवाल कर रहा है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, डी प्लस कौन सा होगा, 1 यहाँ होगा, 1 प्लस क्या होगा बच्चा पार्टी, 1 प्लस डी बटा में एफ होता है। तो देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 50 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 50 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है 1.8 गुना 10 पर पावर 11 कूलम प्रति केजी। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। किस पर बच्चा पार्टी, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 52 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 52 नंबर सवाल कह रहा है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना है जो घटती है। बताओ आप लोग के, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर कौन सी घटना है जो होती है, वो हमारा जो होता है वो विचलन होता है। कौन सा, विचलन होता है। और अगर एक वर्णी प्रकाश का पूछे तो वो आप लेजर लगा के आना भाई, सही हो जाएगा, लेजर ही होता है, जिसका कि आविष्कार 1960 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर सवाल है, कैथोड किरणों में निहित होती है तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा। किसमें भाई, तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आसान सा प्रश्न हमने कई बार पढ़ा भी चुका है। चलिए 54 नंबर सवाल है, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन होगा, वो हो जाता है सोडियम का। करेक्ट आंसर ये होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, याद रखोगे। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने प्रश्न है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए कौन आवश्यक है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए जो आवश्यक होता है वो तरंग सिद्धांत होता है, जो कि हाइगेंस के द्वारा दिया गया है, और क्वांटम सिद्धांत होता है जो कि मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 56 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 56 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित है। बताओ आवेश रहित मतलब आवेश से इसका कोई लेन देन नहीं है, वो हमारा फोटोन होता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने है, बताओ 57 नंबर सवाल है, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं। परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कूलॉम बल के कारण रहते हैं बच्चा पार्टी। किसके कारण, कूलॉम फोर्स के कारण। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 58 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 58 नंबर सवाल जो है आपके सामने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो पराबैंगनी भाग में पड़ती है, तो वो हमारा लाइमन सीरीज होता है। कौन सा, लाइमन सीरीज होता है। करेक्ट आंसर आपका 58 का ए हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 59 नंबर सवाल कर रहा है, क्या विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है। विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। याद रखना आप सब, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल कर रहा है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक है वो मीटर इनवर्स है। सही जवाब सी होगा। और 61 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 61 नंबर सवाल है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा कौन सा, वो प्रोटॉन रहता है भाई। कौन सा रहता है, प्रोटॉन रहता है परमाणु के नाभिक में। तो ऑप्शन नंबर ए को लगाओ, बड़ा ही आसान सा सवाल है इसलिए लगा दोगे आप लोग। चलिए 62 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 62 नंबर सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 63 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ
एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक जो होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप के लिए पूछे इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप के लिए क्या होता है? पी के लिए जो होता है वो होल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, याद रखना आप सब। चलो 64 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 64 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है? सार्वत्रिक लॉजिक गेट जो होता है वो हमारा नैंड गेट होता है। कौन सा बच्चा पार्टी? नैंड गेट होता है, जिसका कि अगर पूछे तो ए इंटू बी बराबर वाई होता है। अगर नैंड के लिए पूछा ऊपर में बार लगा दो, ये क्या है? नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है। ओके चलिए 65 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 65 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 54 का निम्नलिखित में कौन द्विआधारी संख्या है? कई बार हमने निकाल के दिखा भी दिया है भाई। 2 से भागा देते चलो, 2 से लगाओ, कौन सा होगा? 27 दूना के 54 होता है, कुछ नहीं बचा से 0 लगाओ। फिर 2 से लगाओ, 13 दूना के 26 हुआ, 1 से बचा 1 यहाँ लिख दो। फिर 7 दूना के 14, 6 दूना 12 हुआ, 1 से बचा यहाँ लिख दो। फिर यहाँ से 2 से लगाओ भाई, 3 दूना के क्या होता है? 6 होता है, मतलब कुछ नहीं बचा 0 लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2 और 1, यानी कि 110110 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा बच्चा पार्टी, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर लिख लेते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 66 नंबर सवाल है, द्विआधारी संख्या 1100 का दशमिक पद्धति क्या होगा? तो बच्चा पार्टी सबका निकालने में तो इतना टाइम लग सकता है, लेकिन एक ट्रिक हम बता देते हैं, मतलब इसका निकालने का सही नियम यही है। देखो हमारा दिया कितना है 1100, तो हम देखो पहले हम इस 1 को लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 को लिख लो, और गुना में अगर लिखेंगे, गुना में देखो द्विआधारी पूछा गया है, 1 गुना 2 करेंगे, ऊपर में देख लो बचा कितना। इस 1 को लिखने के बाद 1 2 3 मतलब 3 को डिजिट बचा है, यहाँ पे 3 लिख दो, प्लस फिर लिखो, उसके बाद फिर इस 1 को लिखो, बीच वाला 1 को देखो यहाँ पे लिखना है, 1 लिखेंगे, और गुना में 2 हमेशा लगबे करेगा, और 2 पे देखो 1 2 0 बचा है, तो ऊपर में हम 2 से पावर में लगा देंगे। फिर प्लस में लिखो, 0 बचा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 गुना, यहाँ पे 0 गुना हो जाएगा, यहाँ 2 पर पावर कितना होगा? 1 होगा। फिर हम लिखेंगे प्लस में 0 गुना 2 पर पावर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा कौन सा? 3 बार लिखो तो 2 चौके 8 होता है, प्लस में कौन सा होगा? 4 होगा, और कौन सा होगा? प्लस में 0 और प्लस में 0, यानी कि 8 4 कितना होगा? 12 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर समझ ना आया तो अच्छे से समझ सकते हो बच्चा पार्टी, बड़ा ही आसान सा है। चलिए 67 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 67 नंबर सवाल है, डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग जो करते हैं वो रेक्टिफायर की तरह करते हैं। किसके जैसा बच्चा पार्टी? रेक्टिफायर की तरह। करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि दृष्टिकारी के जैसा। चलिए 68 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 68 नंबर सवाल है, लगातार बदलने वाले संकेत को क्या कहा जाता है? लगातार बदलने वाले संकेत को कहा जाता है कौन सा? एनालॉग सिग्नल कहते हैं भाई, और ये जो होता है वो समवर्ती संकेत भी कहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर। ओके चलिए देख लो भाई, यहाँ एनालॉग संकेत जो है ये समवर्ती संकेत इसी को कहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिर से लगता है आज गला खराब होने वाला, लेकिन बच्चा पार्टी हम लोग हार नहीं मानेंगे, ऐसे ही पढ़ाते हैं तो बीच बीच में हो जाता है, कोई दिक्कत ना। चलो 69 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 69 नंबर सवाल है, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? मॉड्यूलन हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक हमारा जो मॉड्यूलन है वो आयाम मॉड्यूलन, दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलन, और तीसरा कला मॉड्यूलन। 3 हुआ। करेक्ट आंसर आप लोग बी को लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 4 डायोप्टर क्षमता है भाई, निकालने में बड़ा ही आसान होगा, क्योंकि पी बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1/f होता है। हमें एफ निकालना है तो एफ बराबर लिखेंगे, एफ बराबर 1/p होगा, और p कितना दिया गया? 4 दिया गया, यानी कि 1 रुपया है, 4 आदमी को देगो तो 0.25 होगा, और मीटर में हो जाएगा क्योंकि मीटर वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो 70 का करेक्ट आंसर ए लगा रहे हो तो बिल्कुल ही सही आंसर है बच्चा पार्टी। कमेंट करके बताना आज का क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाओ हमारे साथ। डेली क्लास का जो टाइम है वो शाम के 7 बजे होता है बच्चा पार्टी, तो जरूर जुड़िएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो। ओके चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।